वह और मानवी दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ती थी। स्कूल में तो दोनों का साथ रहता ही था। पास पड़ोस में रहने के कारण दोनों ही शामें भी साथ गुजारती थी। धीरे धीरे दोनों अतरंग सहेलियां बन गई थी। मन से नजदीक होते हुए भी दोनों के स्वभाव में काफी अंतर था। मानवी एक मुखर स्वभाव की निर्भीक और साहसी लड़की थी। जरूरत पड़ने पर वह अपना फैसला खुद लेती थी और उस पर कायम भी रहती थी। छोटी थी तभी वह अपनी उम्र से ज्यादा समझदारी की बातें करती। वहीं सुनंदा सरल स्वभाव की दुर्लभ लड़की थी, जो हमेशा शांत और चुप रहती थी। वह अपना छोटे से छोटा फैसला भी मामी से पूछ कर लेती थी। उसके इस स्वभाव के कारण अक्सर उसे किसी न किसी सहपाठी की कुटिलता का शिकार होना पड़ता, जिसे तो बर्दाश्त कर लेती। लेकिन जब मानवी को मालूम हो जाता तो वह जिसने भी सुनंदा को सताया हो या उसे उल्टा सीधा कुछ भी बोला हो, उसे कभी नहीं छोड़ती। उसके साथ होने वाले हर एक अन्याय का विरोध करती। घर हो या बाहर, सबसे सुनंदा के लिए झगड़ती रहती थी। अपने बेबाक स्वभाव के कारण वह अपने ही घर के लोगों की भी निष्पक्ष आलोचना करने से नहीं घबराती थी। उसकी माँ भी अपनी इस बिना किसी बाधा के बोलने वाली स्पष्टवादी बेटी से कभी कभी परेशान हो जाती थी। अक्सर सुनंदा से कहती, अरे सुनंदा, कुछ तो समझा इसे, तेरी ही बातें तो सुनती है ये। कुछ दूसरों की बातें भी सहना समझना सीखे। कल को दूसरे घर जाएगी और ऐसी ही उद्दंड बनी रही तो कैसे निभाएगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और दोनों स्कूल छोड़ कॉलेज में आ गई। यह उन्हीं दिनों की बात है जब वे दोनों ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरा करने में लगी थी। एक दिन सुनंदा को मानवी और जगवीर के लव स्टोरी के विषय में कुछ उड़ती उड़ती बातें कॉलेज में पता चली। मौका पाते ही वह मानवी से उलझ पड़ी थी। मानवी, तुम्हारे और जगवीर के विषय में ये सब क्या सुन रही हूँ? तुम्हें कुछ होश है कि तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कहाँ ला खड़ा करेगा? यह मत भूलो कि तुम अपने पापा को खोकर अपने चाचा पर निर्भर हो। तुम अच्छी तरह जानती हो अपने चाचा को भी, जो कभी किसी भी छोटी से छोटी गलती के लिए भी माफ नहीं करते। इसलिए देख, सब सच सच बता मुझे। मैं पूरा सच जानना चाहती हूँ। मानवी कुछ देर तक चुपचाप उसकी परेशानी का लुत्फ उठाती रही, फिर बोली, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, यह सच है कि जगवीर मेरे ऊपर जान छिड़कता है, मेरा पीछा करता रहता है, पर मैं हमेशा उसे नज़रअंदाज कर देती रहती हूँ। तुम तो जानती हो, मधुकर भी मेरे इर्द गिर्द घूम कम नहीं मंडराया था। पर क्या हुआ, अंत में थक हार कर मेरा पीछा छोड़ दिया। इस प्रेमालाप का भी वही अंजाम होना है। पर सुनंदा क्या जानती थी कि इस प्रेम का कितना भयंकर परिणाम होने वाला था। उस समय मानवी की बातें सुनकर उसने राहत की सांस ली थी। तू उसके विषय में सोचेगी भी नहीं और उससे दूर रहेगी। तुम्हारा एक गलत कदम कई जिंदगियां तबाह कर देगी। मानवी ने वहीं पर बात समाप्त कर दी थी। सारी समझदारी का ठेका तुमने ही नहीं ले रखा है। मैं भी अपनी मर्यादा और अपनी जिम्मेदारियां समझती हूँ। बात आई गई हो गई थी। सुनंदा हमेशा मानवी के लिए परेशान रहती थी, क्योंकि उसे पता था जितनी संपत्ति उन लोगों की विरासत में मिली थी, उतनी ही दकियानूसी और रूढ़िवादी सोच भी विरासत में मिली थी। मानवी का संयुक्त परिवार था, जिसमें उसकी माँ, उसके अलावा उसके चाचा चाची, दादी और 3 चचेरे भाई भी रहते थे। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। घर के लोग कहते, जन्मते ही उसने पिता को डस लिया था, इसीलिए सबने उसे बचपन से ही मनूस का खिताब दे रखा था। उसके चाचा दिवाकर सिंह गुस्सैल स्वभाव के काफी दबंग आदमी थे, जिनका घर में ही नहीं आसपास पड़ोस में भी लोग विरोध करने का साहस नहीं करते थे। कभी कभी मानवी ही अपने अधिकारों को लेकर अपने चाचा जी से भी भिड़ जाने का साहस रखती थी। वैसे घर के हर मामले में मानवी के चाचा चाचा की बातें ही चलती थी। उस वर्ष गर्मी की छुट्टियों में सुनंदा पापा से मिलने नहीं जा सकी। वह काम के सिलसिले में देश से बाहर चले गए थे। एक दिन दोनों सहेलियां सड़क पर टहल रही थी कि उनकी नज़र मंदिर के आंगन में पड़ी, जहां बेंच पर जगबीर बैठा था। सुनंदा को लगा काटो तो खून नहीं, पर मानवी ने उसे समझाया कि डरने की क्या बात है, मैंने तो उसे बुलाया नहीं है। थोड़ी देर बाद किसी तरह हिम्मत जुटाकर सुनंदा उससे मिली और वहां जाने के लिए मना किया। मना करने पर भी जगबीर वहां आता रहा।
जब भी उस पर नजर पड़ती मानवी उसे सख्ती से मना करती। छोटों शहरों में ये सब बातें तो हवा के संग फैलती हैं। यह बातें भी आस पड़ोस में दनादव की तरह फैलने लगी कि मानवी से कोई मिलने आता है। गांव के लोगों की नज़र उसकी गतिविधियों पर थी। एक दिन ये सब बातें उसके चाचा जी के कानों में भी पड़ी। इसे मानवी का दुस्साहस समझ वह गुस्से से आग बबूला हो उठे थे। वह जगवीर के खून के प्यासे हो गए थे। एक दिन जगवीर फिर आ गया था। उसे बचाने के लिए मानवी भागी भागी मंदिर गई, तो फिर वह भी वापस नहीं लौटी। मानवी के चाचा ने पता लगाने की बहुत कोशिश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। अपमान की आग में जलते दिवाकर जी दोनों से अपने परिवार के अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते थे, पर दोनों की जमीन निगल गई या आसमान, कुछ पता ही नहीं चला। वह सुनंदा पर भी नजर रखते, पर उसके पास भी मानवी का कोई फोन नहीं आया। पूरे 3 महीने बाद जब सुनंदा एक दिन कॉलेज में थी, मानवी का फोन आया। फोन उठाते ही बोली, तू कुछ मत बोल, बस मेरी सुन। उस दिन परिस्थिति ऐसी हो गई कि जगवीर की जान बचाने के चक्कर में मुझे उसके साथ भागने का फैसला लेना पड़ा, वरना वह चाचा जी के आदमियों द्वारा मारा जाता। मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। दीदी को मेरी क्या फिक्र होगी, वह तो अपने ससुराल में मस्त होगी। बस मेरी माँ को किसी तरह मेरा संदेशा पहुँचा देना कि मैंने जगवीर से शादी कर ली है। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। सुनंदा किसी तरह 2-3 दिनों के प्रयास के बाद उसका संदेशा उसकी मां के पास तक पहुंचा दी थी। इस घटना के पूरे 6 महीने बाद एक दिन अचानक मानवी की मुलाकात दिल्ली के कनॉट पैलेस पर अपने चाचा से हो गई। उन्हें देखकर मानवी काफी भयभीत हो गई थी, पर उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी चाचा जी उसकी उम्मीद के विपरीत अपनी सारी नाराजगी को भुलाकर मानवी को घर चलने के लिए कहा। चाचा का प्यार देख उसका मन भी भावुक हो उठा। चाचा के गले लगते ही उसकी आंखों से जैसे आंसुओं को सैलाब उमड़ पड़ा। अपने घर वालों से मिलने के लिए उसका मन विकल हो उठा। उसी दिन शाम को ट्रेन से उसके चाचा वापस हाजीपुर लौटने वाले थे। उसके कहने पर वह भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जगवीर के बहुत मना करने पर भी मानवी नहीं मानी और जल्द ही वापस आने का वादा कर हाजीपुर चली आई। उसके आने की खबर सुनते ही सुनंदा अपने सारे काम छोड़ भागी भागी मानवी से मिलने चली गई थी, पर मानवी की चाची ने उसे यह बोलकर कि अभी वह बहुत थकी हुई है, कल बात करना, उसे वहां से वापस भेज दिया था। सुनंदा की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके और मानवी के बीच ऐसी कैसी औपचारिकता आ गई थी कि बात करने के लिए भी उसे अनुमति की जरूरत आन पड़ी थी। पर परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी, जिससे कोई भी रिश्ता अछूता नहीं रह गया था, इसलिए कुछ भी कहना सुनना बेकार था। उसके बाद भी वह 2 दिनों तक मानवी से मिलने की कोशिश करती रही, पर कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया गया। एक दिन वह हिम्मत कर मकान के पिछले हिस्से से मानवी के कमरे की खिड़की तक जा पहुंची। बाहर काफी अंधेरा था, कमरे में भी एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। भय से उसके दिल की धड़कनें काफी तेज हो रही थी, पर हिम्मत कर उसने धीरे से मानवी को पुकारा। उसकी आवाज सुन झट से वह खिड़की के पास आ गई थी। सुनंदा को इतने करीब देखकर उसके सब्र का बांध टूट गया था। खिड़की पर अपना सिर रख कर फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसे रोते देख सुनंदा की आंखों से भी आंसू बह निकले। दोनों का मन रोकर थोड़ा हल्का हुआ तो मानवी बोली, सुनंदा, मैं चाचा जी के साथ यहाँ आकर बुरी तरह फंस गई हूँ। मेरे यहाँ आने के बाद से चाचा जी के तेवर पूरी तरह से बदल गए हैं। अपनी जिद में आकर वह अब मेरी और जगवीर की शादी को किसी भी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह किसी भी शर्त पर मुझे वापस नहीं जाने देना चाहते। माँ भी अभी तक चुप है। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया है। मैं कैसे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने इस परिवार को शायद बहुत कठोर आघात दिए हैं, पर मेरे साथ तो चाचा जी और भी बुरा कर रहे हैं। तुम मेरे लिए कुछ करो, मुझे यहाँ से किसी तरह निकालो। वह थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, इस घर में से तो तुझे हमेशा तिरस्कार ही मिला, केवल लांछन और अपमान। पर जगवीर से मुझे जीवन में पहली बार मिला निश्चल और अनंत प्रेम, जिसे मैं खोना नहीं चाहती। तुम कुछ भी करके मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना कुछ करती हूँ।
बिना किसी हिचक के उसे तसल्ली तो दे दी थी, पर कैसे वह उसकी मदद करेगी यह उसके समझ में नहीं आ रहा था। दोनों अभी कुछ और बातें करती रही कि उस कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज़ से दोनों चौंक कर चुप हो गई। बाहर का अस्वाभाविक अंधकार भी सुनंदा की हिम्मत तोड़ रहा था। मानवी से जल्द ही मिलने का वादा कर सही समय के इंतजार में वह लौट आई थी। उस दिन रात पर वह सो नहीं सकी। दूसरे दिन सुबह उठकर वह मानवी को वहां से निकालने का कोई उपाय सोचती, उसके पहले ही आस पड़ोस में चर्चा होने लगी थी कि मानवी अचानक ही रात के जाने किसी बेला में घर छोड़कर चली गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कड़े पहरे के बावजूद कैसे मानवी वहां से भागने में सफल हुई। देखते देखते एक हफ्ता गुजर गया। एक दिन अचानक जगबीर उसे ढूंढता हुआ हाजीपुर पहुंचा। तब एक नई बात सामने आई कि मानवी तो दिल्ली पहुंची ही नहीं। जब से वह दिल्ली से आई थी उसका फोन भी नहीं लग रहा था। इसलिए जगबीर घबराकर चला आया था। जब उसने दिवाकर जी से बातें की तो वे बोले, यह बात तो सबको पता है कि उसे तो इसी तरह से घर छोड़कर भागने की आदत थी। न जाने किस समय बिना घर में किसी को बताए दिल्ली के लिए रवाना हो गई। अब तो मुझसे ज़्यादा उसे खोजने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें पता करो वह कहाँ गई। उसका पता लगाने में मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। जगबीर द्वारा पुलिस में भी कंप्लेन किया था, पर मानवी का कहीं पता नहीं चल सका था। मानवी न जाने कहाँ थी। इस घटना के पूरे 3 महीने बाद अचानक एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना दानापुर के पास हुई थी। इस एक्सीडेंट के दूसरे दिन दिवाकर जी के पास फोन आया कि एक मरी हुई लड़की के पास से उनका फोन नंबर और पता मिला है, आकर उसकी पहचान करें। जब वह वहां गए तो उस लड़की का चेहरा बुरी तरह से कुचला गया था कि पहचानना मुश्किल था। उसकी पहचान कुछ उसके कदकाठी, हाथ की बनावट और उसमें अटकी अंगूठी से की गई थी। वह अंगूठी सुनंदा की थी, जिसने कभी खेल खेल में पक्की दोस्त की खातिर मानवी की अंगूठी से बदल ली थी। 100% वही अंगूठी थी। मानवी को क्षत विक्षत अवस्था में देखते ही दुख और संताप से थर थर कांपती सुनंदा वहीं गिरकर बेहोश हो गई। उसी बीच उसके चाचा आनन फान में उसे अंतिम संस्कार के लिए ले गए। जब उसे होश आया तब तक मानवी की अंतिम विदाई हो चुकी थी। सुबोध की शादी करीब होने पर वह खुद भी काफी व्यस्त हो गई। शादी के बाद वह सोच ही रही थी कि वह मानवी के विषय में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना काम कहां से शुरू करे। तभी एक दिन मधुकर का फोन आ गया था। वह उसे अपने घर बुला रहा था।